हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में, वृत्ताकार द्वारक जो है उससे तीव्रता निकाल रहे थे। तो एक बिंदु यानी P बिंदु पर हमने तीव्रता निकाल ली थी, अब हम लोग निकालेंगे P डैश बिंदु पर तीव्रता। तो उसके लिए अपन लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसी डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके बना देते हैं क्योंकि इतने बड़े डायग्राम की हमको नीड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं या फिर उस पर सब टॉपिक डाल देना। पहले था अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अनाक्षीय बिंदु यानी अक्ष से जो हट जाए, अनाक्षीय बिंदु P डैश पर तीव्रता। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये S एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे ये एक वृत्ताकार द्वारक लगा हुआ है, थोड़ा दूर बना देती हूँ इसको मैं यहाँ से, और ये यहाँ पे। ठीक है, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। इससे इस पर पहले लाइट गई, इससे इस पर पहले लाइट गई, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये है हमारे पास पर्दा, ये है इसका बिल्कुल बिंदु P। अब हमें बात करनी है P बिंदु की नहीं, हमें बात करनी है कौन से बिंदु, P डैश की। तो हमारे पास देखेंगे लाइट जो है वो सीधी ऐसे ले जाएंगे, किस पर ले जाएंगे, एक बिंदु है P डैश, उस पर ले जाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये ऐसे है और ये यहां से भी जाके मुड़ जाएगी किस पे, इस पे। ठीक है, हमें निकालनी है P डैश पर, और P डैश की X से दूरी, सॉरी P बिंदु से दूरी जो है वो है X। ठीक है, लाइट ये वाली तो ऐसे चली जाएगी, इसको समझ लेना थोड़ा ऐसे, और ये वाली जो है इससे मुड़ के इधर चली जाएगी P डैश पर। तो अपन लिखते हैं इसमें, माना बिंदु P से x दूरी पर एक बिंदु P डैश स्थित है, माना बिंदु P से x दूरी पर P डैश बिंदु स्थित है, ये रहा, अर्थात P डैश बराबर x। अर्थात P डैश बराबर x। अतः P डैश पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, अतः P डैश पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, पथांतर को हम दिखाते हैं किससे, डेल्टा से। पथांतर को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। यहां पे ये वाली किरण ने कितना चला, SBP डैश, और ऊपर वाली ने कितना चला, SAP डैश। तो डेल्टा बराबर SB प्लस BP डैश माइनस SA प्लस AP डैश। अब हम लोगों ने S से बिल्कुल बराबर दूरियां हैं A की और B की, है कि नहीं है, तो लिख लेंगे साइड में, चूंकि SA बराबर है किसके, SB के, SA बराबर है SB के, तो इसीलिए SA और SB तो कट जाएंगे, यहां बचेगा BP डैश माइनस AP डैश। समीकरण है हमारे पास पहली। अब हमें सिर्फ किसका मान, एक तो BP डैश का और एक AP डैश का मान निकालना है, तो हमें दोनों तरंगों के मध्य क्या पता चल जाएगा, पथांतर पता चल जाएगा। नोट करो इसको यहां तक। अब देखिए, ये तो मिटा देती हूं मैं,
हमें निकालना है बीपी डैश का मान और एपी डैश का मान। देखिए हमने कहा आर त्रिज्या का, यानी कि इस तरह से इसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है, आर है। हम यहां से एक चीज देखें, ये है एक्स, ये है आर, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, एक्स प्लस आर। अगर मुझे बीपी डैश की वैल्यू निकालनी है तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। और हमने एक चीज और बताई थी, ये तो दूरी है ए और ये दूरी है बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चित्र से बीपी डैश का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी एक्स प्लस आर का स्क्वायर। यहां से बीपी डैश का स्क्वायर बराबर हो गया, बी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बीपी डैश का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर दो बी, 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर 1/2। नोट करो यहां तक। अब अपन क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे, ब्रैकेट में भले ही लिख लेना, द्विपद प्रमेय से क्या होता है, बीपी डैश बराबर बी प्लस, बस ये पावर आगे आ जाती है, बी कॉमन, 1 प्लस ये पावर आगे 1/2 एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और ब्रैकेट में लिख देना उच्च घातों को नगण्य लेने पर, उच्च घातों को नगण्य लेने पर हम यहां पे उच्च घातों को नहीं लेंगे। नोट करो यहां से। अब अपन क्या करेंगे, इस b से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर का मिटा देती हूं। तो बीपी डैश का मान आ जाएगा b प्लस 1/2 एक्स प्लस आर का स्क्वायर बाय b, समीकरण 2। इसी प्रकार अगर हमें एपी डैश का मान निकालना हो तो देखो सेम प्रोसेस चलेगा, बट हमें ये वाली चाहिए, तो ये कितनी होगी, x में से r माइनस हो जाएगा, x माइनस r आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो सिर्फ क्या कर देंगे, b प्लस 1/2 एक्स माइनस आर का स्क्वायर अपॉन b, समीकरण 3। नोट करो, अपॉन b 2b, हाँ सही है। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 3 से मान किस में रख दें, हम समीकरण 1 में रख दें। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा पथांतर बीपी डैश माइनस एपी डैश यानी b प्लस 1/2 एक्स प्लस आर स्क्वायर बाई बी माइनस b माइनस एक्स माइनस आर स्क्वायर बाई 2b, है ना, 2b चल रहा है ना ये, ठीक है। b से b तो कट गया, 1/2b कॉमन,
a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोला, एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कटा, क्या आया 4xr/2b, यहां से डेल्टा का मान क्या आ गया 2xr/b, यानी कि ये जो है उन दोनों के बीच में पथांतर। यहाँ पे जो b है वो तो इस द्वारक की पर्दे से दूरी है, x क्या है, ये जो ध्रुवीय बिंदु P है इससे P डैश की दूरी है, R क्या है, द्वारक की त्रिज्या है। नोट करो इसको, समीकरण दे देना इसको, अगली चौथी। रिजल्ट तो आ ही गया है पर फिर भी दे देना, अभी और चीजें भी हमें देखनी है। नोट करो इसको। अब देखिए, अब इस डायग्राम में एक छोटा सा अपन को संशोधन करना है, चाहे तो भले ही मानो कि क्या होता है, जैसे O है ना, P बिंदु के लिए ये जो O था वो इसका ध्रुव था, तो P डैश के लिए ध्रुव क्या होगा, वो कहीं ऐसे होगा। तो अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ, डायग्राम पहले वाला भी ठीक था और जो अब बनाएंगे वो भी ठीक है, सिर्फ O डैश को अलग से शो करने के लिए मैं दोबारा बना रही हूँ। आप दोबारा मत बनाना, आप उसी डायग्राम में भले ही कर लेना, ठीक है। तो देखिए ये S है, ये A है, ये B है, ये पर्दे पर P बिंदु है, ये इसका ध्रुव है O, ठीक है। हमें निकालनी है P बिंदु पर, P डैश पर तीव्रता, तो P डैश मान लेती हूं मैं बिंदु है ये x दूरी पर, तो ये भी आ गया यहां से, ठीक है। लेकिन इसका ध्रुव क्या होगा जो इससे बिल्कुल सीधा जाए, क्या होगा, जो P डैश को इस S से सीधा मिलाए, वही होगा ना, जैसे कि S से जो P को सीधा मिला रहा था तो ये बिंदु O था, तो S से जो इस P डैश को सीधा मिलाएगा ऐसे, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, O डैश हो जाएगा। इस द्वारक का जो अगर S को P से मिला रहे हैं, ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये तो इसका ध्रुव हो गया, और S डैश का ध्रुव हो गया ये O डैश, ठीक है। तो ये बस इतना सा काम आपको करना था, जो कि पहले वाले में क्या दोनों लाइनें सेम आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बना दिया। बाकी तुम चाहो तो उसी में बना सकते हो। तो लिखेंगे इसमें, चित्रानुसार O डैश बिंदु P डैश के लिए, चित्रानुसार O डैश बिंदु P डैश के लिए तरंगाग्र का ध्रुव है, तरंगाग्र का ध्रुव है। यदि अभी तक अपन ने सारा काम ऐसे लिया था, अब अपन O डैश के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। यदि S A P डैश, S A P डैश माइनस S O डैश P डैश इक्वल्स टू, इसने माना n1 लैम्बडा बाई 2 हो, माना इसने, और S B P डैश माइनस S O डैश P डैश n2 लैम्बडा बाई 2 हो, इसने क्या किया, ये माना। तो P डैश पर
पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। डेल्टा बराबर क्या होगा, एस बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश, या फिर ये माइनस ये, माइनस किया, ये कैंसिल हो गए, वैल्यू रखी, क्या आ रही है इनको माइनस करने पर, n2 लैम्बडा बाई 2 माइनस n1 लैम्बडा बाई 2, यही आ रही है ना। बराबर में इसके भी यही चलेगा। यहाँ पे ये तो था, पहले भी तो अपन लोगों ने पी डैश बिंदु पर जो पहला वाला किया था उसमें भी तो यही किया था, एस बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश, वही है। तो डेल्टा का मान क्या आ गया, n2 माइनस n1 लैम्बडा बाई 2, समीकरण 5। एक बार इसको लिखो, फिर मैं बताती हूँ कि ये किया क्या है इसने। एक काम और किया है इसने n2 माइनस n1 जो है उसको n मान लिया, n लैम्बडा बाई 2, इसको भी समीकरण 5, दोनों को मिला के समीकरण 5 दे दो। यहाँ पे लिख लेना, माना n2 माइनस n1 इक्वल्स टू n। देखो ये इन्होंने किस लिए किया है, हमने अर्धावर्ती कटिबंधों में बटेगा कोई भी द्वारक या कोई भी इस पर जो तरंगाग्र आ रहा है वो, ठीक है। हमने कहा था कि दो तरंगों के बीच में पहुंचने, जो पी बिंदु पर पहुंच रही है दो तरंगे, उनके बीच में पथांतर लैम्बडा बाई 2 का होता है। लैम्बडा बाई 2 तो हो गई, लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, ऐसे n लैम्बडा बाई 2, यानी लैम्बडा बाई 2 तो आना चाहिए। वही तो यहाँ पे दो तरंगे पहुंच रही है, उनके बीच में अंतर आएगा तो लैम्बडा बाई 2 में, पर कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 3 लैम्बडा बाई 2, हो सकता है 4 लैम्बडा बाई 2, ऐसे ही उसमें आ गया। टोटल किया तो ये आ गया। तो समीकरण 4 व 5 से दोनों ही पथांतर को दिखा रही है। समीकरण 4 और 5 से किसको दिखा रही है, दोनों ही पथांतर को दिखा रही थी। उस वाली में क्या था पथांतर, 2xr अपॉन बी, इसमें क्या आ रहा है n लैम्बडा बाई 2, यहां से x का मान क्या आ गया, n b लैम्बडा बाई 4r। n क्या है, कोई भी संख्या, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी, b जो है वो द्वारक की पर्दे से दूरी, r द्वारक की त्रिज्या, लैम्बडा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, x अक्षीय बिंदु p से अनाक्षीय बिंदु p डैश की दूरी। समीकरण 6, x हो गया n b लैम्बडा बाई 4r। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, नोट करो इसको। तो अब करते हैं, ये वाला हटा देती हूँ। अब लिखेंगे, जब n विषम हो, जब n विषम हो, और हमें पहले ही पता है
जब n का मान विषम यानी कटिबंधों का मान विषम आ रहा था, 1, 3, 5, 7 इस तरह से आ रहा था, तो तीव्रता अधिकतम मिल रही थी, यानी हमें उच्चिष्ट मिलेगा, यानी हमें प्रदीप्त वलय मिलेगी। जब n विषम हो तो P डैश पर तीव्रता का उच्चिष्ट प्राप्त होगा, हो तो P डैश पर तीव्रता का उच्चिष्ट प्राप्त होगा। जब n विषम हो तो P डैश पर तीव्रता का उच्चिष्ट प्राप्त होगा, या उच्चिष्ट मतलब प्रदीप्त वलय बनेगी, उच्चिष्ट मतलब जिसकी तीव्रता अधिकतम हो रहा, अधिकतम तीव्रता मतलब लाइट तेज दिखे, यानी प्रदीप्त वलय। अतः प्रदीप्त वलय की त्रिज्या, अतः प्रदीप्त वलय की त्रिज्या। अब ये चीज देखिएगा, ये जो x है ना, ये इस P की P डैश से दूरी है x, लेकिन जो वलय बनेगी वो देखो ऐसे बनेगी। इसका मतलब जो वलय बन रही है उसकी त्रिज्या भी यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान विषम ले रहे हैं, यानी n का मान मैं 2m+1 ले लेती हूँ। m भी कोई संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो xm यानी nmv प्रदीप्त वलय की त्रिज्या क्या होगी, n की जगह पे 2m+1 b λ/4 r। समीकरण है 7, जहां m का मान 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। नोट करो। आगे फिर लिखेंगे जब n का मान सम हो तो, मिटा देती हूँ इसको यहां से। आगे लिखेंगे जब n सम हो तो P डैश पर तीव्रता का निम्निष्ठ प्राप्त होगा, तीव्रता का निम्निष्ठ प्राप्त होगा। अतः अब निम्निष्ठ यानी कि लाइट जलती हुई ना दिखे, यानी अदीप्त, अतः अदीप्त वलय की त्रिज्या, n का मान क्या रखेंगे हम लोग, विषम यानी 2m। तो xm क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी अदीप्त वलय के लिए 2m b λ/4r। समीकरण 8। m का मान कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे m का मान 0 नहीं हो सकता, m का मान 1 से ही शुरू होगा, क्योंकि 0 नहीं करनी है हमें, 1 से ही शुरू करेंगे। नोट कर लो। नोट करो इनको। अब उधर से मिटा देती हूँ।
लिखेंगे यदि m बराबर 1 ले लें अगर अपन, तो अदीप्त वलय की त्रिज्या, स्टार पॉइंट डाल के लिखना, यदि m बराबर 1 हो तो अदीप्त वलय की त्रिज्या कितनी होगी, x1 2 b लैम्बडा बाय 4r, यानी कि x1 बराबर b लैम्बडा बाय 2r। समीकरण ले लेते हैं हम लोग नवी। अभी इधर रुको, अभी इसका काम है, कुछ बताते हैं, अभी पहले लिखो। तो उसके आगे लिखेंगे अपन कि अपन मान ले यदि द्वारक की जगह लेंस लगा हुआ हो, ये एक कंडीशन बता रहा है ये। अगर हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि मान लो एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा, उसके बीच में दीवार और दीवार में एक छेद हो रखा है, उस छेद की जगह वहां पे हम लोग सोचे एक लेंस लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो लिखेंगे यदि किसी लेंस को द्वारक की भांति मान ले, यदि किसी लेंस को द्वारक की भांति मान ले तथा आपतित तरंगाग्र समतल हो, तथा आपतित तरंगाग्र समतल हो, तो B बराबर F होगा, B बराबर F होगा, तथा द्वारक का व्यास D बराबर 2r होगा। अब एक बार लिखो इसको, फिर बताती हूं मैं ये क्या लिखा हुआ है, घबरा मत जाना इसको देखकर। देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैंने द्वारक की जगह लेंस मान लिया, तो देखो ये तो नॉर्मल चीज है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ये तो ठीक है। अब क्या होता है, जो लेंस में अपन को पता है, जब कोई चीज समतल से सामने से मतलब समांतर आ रही हो, यानी कि अनंत से आ रही हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, फोकस पे बनता है। इसकी यहाँ से दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो ये जो B है वो क्या था, जो द्वारक था ना AB, उसकी पर्दे से दूरी थी जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है तो वो फोकस दूरी है, यहाँ B पे था तो इसलिए B बराबर F हो गया। समतल तरंगाग्र लेने का मतलब यही होता है। समतल तरंगाग्र कब बनता है, जब हमें नहीं पता लाइट कहाँ से आ रही है। बताया था ना, जब बहुत दूर से आ रही हो, बहुत दूर मतलब अनंत से, इसीलिए समतल तरंगाग्र रखा है। तो उसके जो वहां पे थ्योरी लिखी है ना, D बराबर 2r है, उसमें लिखना अतः समीकरण 9 से, अतः समीकरण 9 से x1 यानी कि पहली अदीप्त वलय की त्रिज्या कितनी होगी, फोकस दूरी f, लैम्बडा वैसा की वैसा, 2r की जगह d, ये होगी किसकी, पहली अदीप्त वलय की त्रिज्या। परंतु एरी के यथार्थ विश्लेषण से, एक बार लिख देती हूं इसको, एरी के यथार्थ विश्लेषण से, देखिए क्या होता है कि अपन जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी से और प्रैक्टिकल में पॉइंट का ही चाहे अंतर आए पर आता है।
हम लोगों ने जब थ्योरी से पहली अदीप्त वलय की त्रिज्या निकाली तो ये आई, लेकिन एरी साइंटिस्ट थे, और वैसे भी एरी जो है वो एक तरह से डिस्क होती है, जो कि अभी आपके आगे भी आ जाएगा कहीं, कि एरी जो होती है एक डिस्क के जैसी, एक चकती के जैसी होती है। उसके नाम पर ही उसका नाम पड़ा था, साइंटिस्ट के नाम पर ही। लेकिन एरी जो है वो एक डिस्क भी होती है और एक साइंटिस्ट का नाम भी है, ठीक है। तो एरी के यथार्थ विश्लेषण से उन्होंने जो देखा तो उन्हें पता चला कि हाँ वैल्यू तो यही आ रही है एफ लैम्बडा बाई डी, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म और आ रही है 1.22। यानी कि अपना ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, दोनों ही एफ लैम्बडा बाई डी में, लेकिन इसमें आगे 1 आ रहा है, इसमें 1.22, यानी कि पॉइंट का डिफरेंस आया। तो ये हमारा इस टॉपिक का रिजल्ट था, और ये टॉपिक जो है वृत्ताकार द्वारक वाला वो अपना यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नोट कर लो इसको एक बार। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे सीधी कोर से विवर्तन। सीधी कोर, इसमें ऐसे होता है जैसे कोई एक ऐसे इस टाइप से लकड़ी का गत्ता टाइप हो गया है ना, उसको जिधर भी रख दोगे, जैसे मान लो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है, इस पर आया, अब यहां पर तो लाइट आने नहीं देगा ये, क्योंकि गत्ता है, यहां पर तो अंधेरा रखेगा, पर लाइट इस पे आएगी, इससे टकरा के यहां जाएगी, तो इस वाले हिस्से में ये प्रकाश दे देगा। तो एक बार हम लोग प्रकाश वाला जो हिस्सा है उसमें कोई बिंदु ले लेंगे, फिर देखेंगे। एक बार हम इसके बिल्कुल मध्य में जो बिंदु है उस पर देखेंगे। एक इसमें जो यहाँ पे जो अंधेरे वाला जो हिस्सा है, छाया क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे, उस पे ले लेंगे। इस तरह से अपन को इसमें भी 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे। छाया क्षेत्र वाला करना पड़ेगा, और मेन तो 2 ही है, छाया क्षेत्र वाला जो कि नीचे की तरफ है और एक होगा ऊपर की तरफ, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।